पुरानी कहानियां कि भैया एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर फेंक भी रही हूं तभी भी था कि ये जो जी है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आखिर है क्या। तो इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। पोटेंशियल एनर्जी अराइज करता है ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, नाम से ही इतनी बात तो हमको नाम से ही पता चल रही थी, ठीक है। था और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम हियर। एस्केप मतलब भाग जाना, भाग ही जाना हमेशा के लिए, राइट। व्हाट इज दिस, मूवमेंट होगा तो क्या होगा। अब देखो क्या हो रहा है इस रॉड के साथ, इसके अंदर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, मतलब ये बेसिकली रोटेट कर रहा है इस तरीके से। श्योर कि आप में से अधिकतर लोगों ने ग्रेविटेशन वर्ड पहले सुन रखा है, क्योंकि 11th में आकर के ग्रेविटेशन आप पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो। हम बचपन से ही ग्रेविटी और ग्रेविटेशन की बातें करते हैं। वही पुरानी कहानियां कि भैया एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर फेंक भी रही हूं तभी भी ये नीचे ही आ रहा है, ऐसा क्यों। जब बारिश होती है तो बारिश ऊपर से नीचे की तरफ ही हो रही होती है। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि प्लैनेट्स, ये मूव कर रही होती हैं एक ऑर्बिट में और ये वहीं पे रह रही होती है। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि मून जो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है वो अर्थ के ऊपर आ गिरे, क्यों नहीं गिरता है, वो वहीं पे क्यों उसी ऑर्बिट में मूव करता है। उसी तरह जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं वो कैसे और क्यों एक ही जगह पर मूव करते रहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे सवालों का आंसर करता है फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की थ्योरी की अगर हम बात करें, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यार कई 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 साल लग गए ग्रेविटेशन की थ्योरी को आने में। इतना ही नहीं, बहुत बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफी सारा काम किया इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एंड फाइनली आज जो हम अपनी कहानी शुरू करने वाले हैं ग्रेविटेशन की, वो शुरू करेंगे विथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये लॉ बड़ी आसानी से नहीं आया, इससे पहले कई कई साल तक कई कई साइंटिस्ट ने काफी सारा काम किया। जैसा कि मैं बता रही थी कि बहुत 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 साल पहले की बात है जब लोग ऐसा मानते थे कि अर्थ जो है वो सेंटर पे है और इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं जैसे कि सन वगैरह सब कुछ अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो अर्थ इज लाइक द हीरो ऑफ द मूवी। तो अर्थ सेंटर पे है, बाकी सब कुछ उसके आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कोपरनिकस, उन्होंने अपनी आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ सेंटर पे नहीं है बल्कि सन सेंटर पे है। लेकिन लोगों का ये मानना इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि किसी ने कोपरनिकस की एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन फाइनली इसके बाद जाकर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफी रिसर्च की, जैसे कि टाइको ब्रहे ने काफी रिसर्च की, उनके काम को थोड़ा और आगे बढ़ाया केपलर ने। इनफैक्ट सभी ने सुना होगा केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें केपलर ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दिया है ऑन मोशन ऑफ प्लैनेट्स। इतना ही नहीं, इसके बाद और भी कई साइंटिस्ट्स आए जैसे कि एरिस्टोटल, गैलीलियो वगैरह, जिन्होंने ग्रेविटेशन के ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रखा था। एंड फाइनली जाकर सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ फॉर्मुलेट किया जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे लोगों ने इतना काम किया और लास्ट में जो लॉ बना वो बन गया न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेल, ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने कुछ भी नहीं किया, राइट। तो उस जमाने में न्यूटन ने पहली बार एक ऐसा लॉ फॉर्मुलेट किया विच वाज अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ बोले तो ये लॉ जो है इट वाज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो कैसे भी बॉडीज हो, सबके लिए ये लॉ एप्लीकेबल था, विच वाज अ बिग थिंग। कि मतलब एक ऐसा लॉ दिया जो सबके लिए है, राइट, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो एक तो ये खास बात थी। इसके अलावा दूसरी खास बात ये थी कि न्यूटन ने जो ये लॉ दिया था, दिस लॉ वाज लाइक पावर पैक्ड विथ मैथमेटिक्स। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई हाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंटली या फिर सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने लॉ दे दिया। लॉ के साथ साथ उन्होंने पूरी मैथमेटिक्स भी दी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, और उस समय के हिसाब से दैट वाज रियली अ बिग डील। तो इस वजह से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज डेफिनेटली स्पेशल। ठीक है, तो चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ये लॉ ये कहता है कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली कोई भी दो बॉडीज,
कोई भी दो बॉडीज, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल, किसी भी दो बॉडीज के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चाहे वो ये दो बॉल हो, चाहे वो ये बॉल और ये मोबाइल हो, या फिर ये कुछ भी हो, चाहे हम इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हो या फिर हम प्लैनेट्स जैसी चीजों की बात कर रहे हो, मतलब एवरीथिंग, किसी भी दो बॉडीज के बीच में होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन ऑब्जेक्ट के मासेस से। मतलब अगर इनका मास ज्यादा है तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर इनका मास कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। और ये फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस पे। अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो कुल मिला के ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट एग्जिस्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। इस यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी के बीच में होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इस लॉ को मैथमेटिकली देखें तो ये कुछ यूं होता है कि लेट्स सपोज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडीज के बीच में दैट इज F, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस दैट इज m1 m2, जहां पर m1 और m2 जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जहां पर r जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो इसको दोनों को अगर हम साथ में मिला दें तो इट इज लाइक F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं एक कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट व्हिच इज कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो वी विल टॉक अबाउट G इन मोर डिटेल। अभी थोड़ी ही देर में हम G के बारे में और डिटेल में बात। बड़ा सवाल ये था कि ये जो G है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आखिर है क्या। तो इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश इन 1798। तो उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे G की वैल्यू पता चली हमें। तो उनका एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो कुछ यूं था। अब मैं वो सेटअप यहाँ बना तो नहीं सकती, बट मैं एक ऐसा डेमो आपको दिखाती हूँ जिससे आपको वो सेटअप समझने में आसानी हो। तो कैवेंडिश ने इस तरह का एक बार लिया, इस तरह का एक रॉड लिया जिसके दोनों तरफ दो छोटे छोटे लेड के बॉल्स अटैच कर दिए और उसे इस तरह से एक स्ट्रिंग से लगा के यूं छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने दो बड़े साइज के लेड के बॉल्स लिए, एक को रखा इस ब्लू वाले बॉल के पीछे और दूसरे को रखा इस रेड वाले बॉल के आगे। ठीक है, उससे क्या होगा, अब देखो ब्लू वाले बॉल के पीछे एक बड़ा सा लेड का बॉल है। ठीक है, हमें क्या पता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से जो ब्लू वाला बॉल है ये पीछे की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो रेड वाला बॉल है वो आगे की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब ये भी समझो कि उन्होंने बड़े बॉल्स क्यों लिए। बड़े बॉल्स इसलिए लिए ताकि चूंकि ये बॉल्स छोटे हैं तो ये जो है बड़े बॉल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ताकि मूवमेंट इसमें दिखे हमें। अब जैसे ही इसमें मूवमेंट होगा तो क्या होगा, अब देखो क्या हो रहा है इस रॉड के साथ, इसके अंदर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, मतलब ये बेसिकली रोटेट कर रहा है इस तरीके से, राइट। अब ये जो रोटेट करना शुरू होता है, अब एक बार तो ऐसे रोटेट कर लिया, बट एक बार यूं रोटेट करने के बाद ये ऐसे स्टॉप नहीं हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर ना इस तरह की रोटेशन चलती रहती है अनटिल एंड अनलेस इट रीचेस इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है, लेट अस सपोज कि आपके पास इस थैली में एक एप्पल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको यूं घुमा दिया, मैंने इतना ही काम किया है। अब अगर मैं इसे छोड़ दूं, एज इट इज छोड़ दूं, तो क्या ये ऐसा ही रहेगा? नहीं रहेगा। देखो क्या होगा, जैसे ही मैं छोड़ दूंगी तो ये वापस यूं 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 घूम के फाइनली इक्विलिब्रियम पर आएगा, फाइनली रेस्ट पर आएगा। तो बेसिकली ऐसी ही चीज हो रही थी कैवेंडिश के सेटअप के अंदर भी। तो यहां पर जो एक टॉर्क लग रहा था जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा था, वो टॉर्क क्या था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एल, राइट, दैट इज द डिस्टेंस। फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन छोटा वाला बॉल एंड बड़ा वाला बॉल, दैट इज G m1 m2 बाई डी स्क्वायर, जहां पर D जो है वो डिस्टेंस है इस छोटे बॉल और बड़े बॉल के बीच में। ठीक है, इसको जब हम L से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज लेंथ ऑफ दिस बार, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टॉर्क।
तो ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क बिकेम इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क जब ये इक्विलिब्रियम पर आया, क्योंकि हमने देखा ना इक्विलिब्रियम पर आने के लिए ये यूं 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 घूमता रहेगा, फाइनली इक्विलिब्रियम पे आएगा. सो दिस एंटायर थिंग दैट इज फोर्स इनटू एल, जहां पर फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू एल इज इक्वल टू टॉर्क थीटा, क्योंकि ये थीटा से रोटेट हो रहा था. करेक्ट. और अब अगर आप इस इक्वेशन पर फोकस करो तो आप ये देखोगे कि यहां पर ना सारी वैल्यूज नोन थी एक्सेप्ट जी, क्योंकि अब देखो मासेस तो उनको पता ही था जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भाई लेड बॉल्स की मासेस क्या है, तो m1 m2 उन्हें पता ही थी. d की वैल्यू पता थी कि भाई कितने डिस्टेंस पे उन्होंने बड़े वाले मास को रखा है, वो भी पता था. बार की लेंथ भी पता थी, तो l की वैल्यू भी पता थी. कितना रोटेट कर रहा है वो भी हमको दिख रहा है, तो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई थीटा की वैल्यू कितनी थी. तो इस तरह से चूंकि सारी वैल्यूज पता थी, तो यहां से हमने क्या वैल्यू निकाल ली, हमने निकाली वैल्यू g की, और g की वैल्यू निकल कर आई 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब यहां पर भी जो यूनिट है ना g का, ये भी थोड़ा सा मतलब लंबा चौड़ा यूनिट है, लेकिन यूनिट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. चलो देखें यूनिट कहां से आता है g का. थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस डालते हैं यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे. तो अभी अभी यूनिवर्सल लॉ से हमने क्या देखा कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो इसी को अगर थोड़ा सा घुमा के लिखें तो हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2. अब अगर यूनिट्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस का रेडियस होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, मास का यूनिट होता है केजी, m1 m2 है तो केजी स्क्वायर. तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि G की जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब इस यूनिट को आपको इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो कितने सिंपल तरीके से ये यूनिट डिराइव हुआ है, राइट. तो अगर आप रट के नहीं भी रखो तो दैट्स ओके, क्योंकि आप तुरंत ही विद इन सेकेंड्स आप इसको अपने दिमाग में डिराइव कर सकते हो. तो बच्चों चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लेड बॉल्स ऑफ मास 20 kg एंड 10 kg सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, m1 और m2 मास की वैल्यू दी हुई है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज r. ठीक है, और हमें ये पता ही है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा दैट विल बी जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. 10 का स्क्वायर, ध्यान देना है 10 का स्क्वायर नहीं होगा, 10 जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो बाकी सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो 10 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में चेंज करेंगे विच इज 0.1 मीटर. तो नीचे हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1. जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन. तो इतना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो पता ही होगा. काइनेटिक एनर्जी जो मोशन से जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन या फिर कॉन्फिगरेशन. ठीक है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. तो जो पोटेंशियल एनर्जी अराइज करता है ड्यू टू ग्रेविटी उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, नाम से ही इतनी बात तो हमको नाम से ही पता चल रही थी. ठीक है, थोड़ा और इसका मतलब समझते हैं. बोलने का मतलब है जब कभी भी किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, मान लो कोई एक पार्टिकल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर बैठा हुआ है चुपचाप, इसको कोई तंग नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है. लेट अस सपोज मैं इसको यहां से उठा के यहां ले गई, ठीक है, तो इसका पोजीशन चेंज हुआ क्योंकि इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा, राइट. तो जब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ अ फोर्स, तो ऐसे केस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन. अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी अराइज होता है फोर्स से, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में. कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, जिन फोर्सेस में जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, मतलब कौन सा पाथ हमने लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट. इनफैक्ट हम लोगों ने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस में ही, शुरू के लेसन्स में भी, राइट. तो हम जैसे कि जो कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स है जैसे फ्रिक्शन,
का जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो बोलने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, तो जो वर्क डन है in that course that is equal to the change in potential energy। नाम से देखो, potential energy मतलब ऐसी एनर्जी जिसके अंदर पोटेंशियल है कुछ काम करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है तो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क डन हो रहा है, इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, वो जो वर्क डन है इसके अंदर स्टोर हो जा रहा है एज पोटेंशियल एनर्जी। अब जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो ये कुछ वर्क डन करेगा, और ये जो वर्क करेगा व्हाट इज दैट, दैट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच वाज स्टोर्ड इन इट। तो इसका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी था और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो साफ शब्दों में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। तो चलो अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकालते हैं टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम दो सिनेरियोस कंसिडर करेंगे। पहला सिनेरियो जब हम ये मान के चलते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारी सोच है वो कहां तक सीमित है, वो अर्थ में सीमित है, राइट? क्योंकि जैसे हम बाहर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज जो है वो चेंज होने लगेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए पहले हम एकदम सिंपल केस देखते हैं। लेट अस सपोज कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि है फिलहाल पॉइंट ए पर, थोड़ा और लंबा बनाते हैं। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो अर्थ के सरफेस से हाइट है, ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस से जो हाइट है दैट इज लेट्स से h2। ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये पॉइंट ए से लेट्स से पॉइंट बी पे हो रहा है, और बी की जो हाइट है सरफेस से दैट इज h1। ठीक है, सिंपल सा सिचुएशन है। तो यहां पर मुझे ये बताओ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, उस बॉडी की कितनी पोटेंशियल है कि वो उस एनर्जी से कुछ वर्क कर सके, राइट? तो अगर मैं पूछूं कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा वर्क डन का जो डेफिनेशन है, फोर्स क्या हो जाएगा, देखो किसी भी पॉइंट पर, चाहे हम पॉइंट ए की बात करें पॉइंट बी की बात करें, क्या फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। ठीक है, तो मेरा फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, mg। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मैं अभी सारे मेजरमेंट्स कहां से ले रही हूं, सरफेस ऑफ द अर्थ से ले रही हूं। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर की तरफ जो भी हम मेजरमेंट्स अभी ले रहे हैं उसमें हम मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, h2 माइनस h1। इतना सा जो ये रेड वाली लाइन है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज बेसिकली h2 माइनस h1। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, mgh2 माइनस mgh1, ये भी लिख सकते हैं हम, राइट? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो मतलब जो दोनों पॉइंट से, मतलब पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जितना वर्क डन हुआ दैट इज बेसिकली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? वही तो मैंने समझाया था कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब उस बॉडी की कितनी पोटेंशियल है काम करने की। तो जितना उसने काम किया उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, कम हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, ये था मेरा सिंपल वाला सिनेरियो। अब हम देखेंगे थोड़ा और जेनरिक सिनेरियो, जहां पर हम कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है कि जी जो है वो कांस्टेंट ही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जहां हम जी को कांस्टेंट नहीं मान के चलते हैं तो मुझे सिचुएशन को बहुत जेनरिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिचुएशन को जेनरिक करने के लिए मैं थोड़े से अपने एजम्पशन में चेंजेस करूंगी। ठीक है, मैं अब जितने भी मेजरमेंट्स लूंगी वो मैं सेंटर ऑफ द अर्थ से लूंगी। ठीक है, ऐसा मान के चलूंगी मैं। ठीक है, सो यू जस्ट सी हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो अब मान लो यहां पर भी मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2।
ठीक है। बट यहाँ पर मैं इनके सरफेस से हाइट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो पॉइंट 1 है ना, इसका पोजीशन वेक्टर है r1, जो पॉइंट 2 है इसका पोजीशन वेक्टर है r2। पोजीशन वेक्टर कहाँ से, मतलब हम ओरिजिन से मान के चल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है, ठीक है। ओके अब हम ये भी कह रहे हैं कि भाई g जो है ना ये कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पर समहाउ ये कहना चाह रहे हैं कि g जो है ये r का फंक्शन है, मतलब डिस्टेंस के साथ जो है इसकी जो वैल्यू है ना इट चेंजेस, मतलब इसकी हाइट के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंजेस होती है। जैसे हम लोग ये भी पढ़ते हैं राइट, जो कि इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, बट अदरवाइज वी स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही मान के चलते हैं कि जी जो है जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी जी की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये मेरा सिचुएशन है अभी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो कहता है कि फोर्स किसी भी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं ऐसा एज्यूम करूंगी, मेरा जो लॉजिक जाएगा वो ऐसा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है मेरा अर्थ, क्योंकि अर्थ तो सबके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ है, तो इसीलिए एक m1 मेरा हो गया मास ऑफ द अर्थ। दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लेट से पॉइंट 1 पे है, ठीक है, तो उसका मास है स्मॉल m, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब किसके बीच का डिस्टेंस, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूं तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ठीक है। तो हम इस लॉजिक का यहां पर यूज करेंगे। अब हम कहेंगे कि यार वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2 क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम कहेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dr, और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, r1 से r2, क्योंकि हम 1 से 2 पे लेके जा रहे हैं, तो 1 बोले तो पहले r1 से लेकर के r2 तक जाने के लिए मेरा कितना वर्क डन होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ये क्यों हुआ ऐसा। अब f की जगह जो है हम ये वाली पूरी वैल्यू डाल देंगे, सो इट बिकम्स g m e इंटू m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर dr। द रीजन मैं ये डेरिवेशन करा रही हूँ क्योंकि जनरली बहुत सारे डेरिवेशन मैं नहीं भी कराती हूँ, बट ये मैं इसलिए करा रही हूँ कि कई बार ना आपको न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जहां पर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अगर आपको दिमाग में डेरिवेशन का आइडिया रहे तो आप न्यूमेरिकल इजीली अप्रोच कर पाते हो, ठीक है। तो ये आ गया, चलो अब इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो जो कांस्टेंट्स है उनको तो हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है फ्रॉम r1 टू r2। अब जैसे g m e m ये सारे कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर dr फ्रॉम r1 टू r2, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1 बाई आर टू द पावर 2 ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली r टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 ये आ जाएगा। तो ये माइनस को हमने बाहर कर दिया और अंदर आ जाएगा 1 बाई आर फ्रॉम r1 टू r2। तो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं -gme इंटू m 1 बाई r2 -1 बाई r1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो अभी तो सिंपल मैथमेटिक्स कर रही हूं मैं, सो दिस इज -gme इंटू m डिवाइडेड बाई r2 -gme इंटू m डिवाइडेड बाई r1, ठीक है। और हमें क्या पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी एट r2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट r1, यही होता है वर्क डन, ठीक है ना। तो अब इनको कंपेयर करो, यहां पर ये मैंने वर्क डन निकाला था और ये मेरा वर्क डन होता है एज पर डेफिनेशन। तो अगर हम इसे कंपेयर करें हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का इन जनरल डेफिनेशन। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी VR at a distance r from the center of the earth is equal to -gme into m divided by r plus V0। V0 क्या है यार बच्चों, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो उसके साथ में कांस्टेंट भी आता है, करेक्ट। तो जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रखा है उनको पता होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मेरे वीडियो देखो बेसिक कैलकुलस के। तो ये V0 बेसिकली क्या है, ये V0
जो है ये हम एज्यूम करते हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू हम 0 एज्यूम करते हैं, तो जहां पर 0 पोटेंशियल है उस रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अगर कोई भी हमारे पास किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर पता है, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -GME इंटू m/r, जहां पर m मास ऑफ द अर्थ है और m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। वाह, तो हमने निकाल लिया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और देखो कैसे हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो कुल मिला के हमें यह पता चला कि किसी भी डिस्टेंस r पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो क्या होगा, -Gm1m2/r। कूल। इससे हमें यह भी पता चला कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद अब बारी है समझने की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये क्या होता है। देखो काफी रिलेटेड है दोनों चीजें, दोनों कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली काफी रिलेटेड है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर हम दो मासेस की बारे में बात करते हैं, m1 m2, राइट। अगर आप मैथमेटिकली भी उसके एक्सप्रेशन को तो देखो तो इट इज Gm1m2/r। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं सिर्फ एक ही मास के टर्म्स में। तो बेसिकली इसे डिफाइन करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी पार्टिकल का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है प्रोवाइडेड उस पार्टिकल का जो मास है दैट इज यूनिट मास, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो कई जगह ना अलग अलग रेफरेंस यूज होते हैं। कई जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं, कई जगह हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, कई जगह हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली U और V ये दो कैपिटल लेटर्स के यूज होते हैं टू डिनोट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझने का एक और तरीका भी है, मतलब एक और नजरिया है सेम कॉन्सेप्ट को देखने का। दैट इज लाइक अगर हम वर्क डन के टर्म्स में बात करें, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि वर्क डन पर यूनिट मास। मतलब बेसिकली यहाँ पर हम दो मास की बात नहीं करते, एक मास को हम गायब कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है एक ऐसे पोजीशन पर है जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है, तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट एट इंफिनिटी, बहुत दूर किसी पॉइंट पे है, वहां से मुझे इस ऑब्जेक्ट को कोई पॉइंट पे लाना है विच इज एट अ डिस्टेंस r में भी, ठीक है। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट मास दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। काफी चांस है कि बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा है कंफ्यूजन कि ये दोनों जो डेफिनेशन है ये सेम डेफिनेशन है, ऐसा फील ही नहीं हुआ, राइट। मैथमेटिकली इसे देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Gm1m2/r, और मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, m1 m2 में से एक को कर दो गायब, क्योंकि एक क्या है, यूनिट मास है। दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से एक क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -Gm/r। सिंपल, समझ आ गई सबको बात। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के टर्म्स में जब भी हम बात करते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अमेजिंग। तो अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की जिसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब भाग जाना, भाग ही जाना हमेशा के लिए, राइट। व्हाट इज दिस एस्केप वेलोसिटी। एक कहानी सुनते हैं। क्या होता है नॉर्मली, आपने ऐसे मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि जैसे डॉन होते हैं, डॉन का एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर जो है ना जितने भी लोग होते हैं वो सारे उस डॉन से डर रहे होते हैं, उसकी बातें मान रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो डॉन का जो हवा है, वो डॉन का जो डर है, उसका जो पावर है वो एक एरिया तक ही चलता है, उस एरिया के बाहर नहीं चलता है। तो अगर वो डॉन दिल्ली का है तो मतलब मुंबई में शायद कोई उसे नहीं जानता हो, तो कोई उसकी बातों पे गौर नहीं करेगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा ही होता है अर्थ के साथ भी। अब तक हम क्या बात कर रहे थे कि यार मैंने ना बॉल ऊपर फेंकी बट बॉल नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है अपने ग्रेविटी से उसे खींच रहा है। तो यानी कि जो बॉल है ना, बॉल के अंदर अर्थ की ग्रेविटी का डर है, वो ऊपर तो जाना चाह रहा है बट उसको अर्थ खींच के लेके आ रहा है अपने पास।
लेकिन अर्थ भी एक डॉन की तरह है, उसका भी जो ग्रेविटेशन का जो ये हवा है ना, ये एक लिमिट तक ही चलता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशन का एक फील्ड होता है, अर्थ के चारों तरफ एक एरिया होता है जहां तक हम अर्थ के ग्रेविटेशन को फील कर पाते हैं। तो उस एरिया तक तो भैया मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी फेंकूं, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींचा चला आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन मान लो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इतनी तेज फेंका कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से ही बाहर चला गया, फिर क्या होगा? उस फील्ड के आगे तो उस डॉन का डर नहीं है, उस फील्ड के आगे तो अर्थ का ग्रेविटी फील ही नहीं होता है, तो इस बॉल को वो अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा और ये बॉल कहां चला जाएगा? बाहर, एस्केप हो जाएगा, वापस कभी आएगा ही नहीं। एंड दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब वो वाली वेलोसिटी, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देनी पड़ेगी ताकि वो इतनी दूर चला जाए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। है ना बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट? मतलब सोचो अगर उस वेलोसिटी से बॉल को मारा तो कभी वापस ही नहीं आएगा। बट वो वेलोसिटी होती कितनी है, चलो मैथमेटिकली देखें। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी का। तो कॉन्सेप्ट तो लगभग समझ में आ गया है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी बोले तो लेट अस सपोज ये अगर अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ का सेंटर है, तो अर्थ के सरफेस में से किसी एक पॉइंट से, लेट्स से ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से हम थ्रो कर रहे हैं सच दैट कि जो फाइनल पॉइंट है ना वो कुछ ज्यादा ही दूर है, क्योंकि तो वापस आ ही नहीं रहा है। सो दैट्स द फाइनल पॉइंट, मतलब बहुत ही दूर, ठीक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से जो मेरा फाइनल पॉइंट है ना, अगर मैं फाइनल पॉइंट की बात करूं तो ये एस्केप ही हो जा रहा है, तो बहुत दूर चला जा रहा है। सो फाइनल पॉइंट बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू r इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उस फाइनल पॉइंट का दैट इज इंफिनिटी, हम इंफिनिटी तक भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फाइनल पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट की बात करें एट इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पर कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी एफ स्क्वायर, मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी हुई है उस पॉइंट पर, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें इंफिनिटी पर, तो क्या हो जाएगा? माइनस जी m1 m2, जिसमें m1 क्या है? मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ और ये वाले ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो इसके वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, सो जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r प्लस वी नॉट, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पर r की वैल्यू क्या है? इंफिनिटी, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी को हम वी नॉट मान सकते हैं, जहां पर वी नॉट मेरा रेफरेंस है पोटेंशियल का, ठीक है, ओके। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी एफ स्क्वायर प्लस वी नॉट, ये मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से देखते हैं इनिशियल पॉइंट पर क्या सिचुएशन है। तो अब हम बात करेंगे इनिशियल पॉइंट की। तो इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी आई स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अगर वी आई है। इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी m1 m2, जहां पर कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r। स्मॉल r क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के सेंटर से जो है अर्थ का सरफेस तक RE, और RE से वो वाली हाइट जहां से ऑब्जेक्ट की को हम थ्रो कर रहे हैं। सो लेट अस से ये जो हाइट है दिस इज h, तो इसको हम क्या लिखेंगे? RE प्लस h प्लस वी नॉट। तो इस केस में जो मेरी टोटल एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE प्लस h प्लस वी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को जो थ्रो किया तो इनिशियल पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी, फाइनल पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी, ये हमने लिख लिया। अब देखो
हमें पता है एक लॉ जो यूनिवर्सली ट्रू होता है, एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो भैया कंजर्व रहती कि इनिशियल पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है और फाइनल पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है ये दोनों बराबर होना चाहिए, टू जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली हाफ एम वी एफ स्क्वायर प्लस वी नॉट ये किसके बराबर होना चाहिए, हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच प्लस वी नॉट, इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो वी नॉट तो कैंसल हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो तो लेफ्ट हैंड साइड के इस टर्म को देख कर ही हमें पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, विच मीन्स कि ये राइट हैंड साइड में जो भी टर्म हमें दिख रहा है दिस टर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ये वाला जो पूरा टर्म है ना ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बोले तो जीरो या जीरो से ज्यादा। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए अगर उस ऑब्जेक्ट को एस्केप होना है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट एस्केप हो रहा है तो उस केस में उसकी जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी इधर जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को एस्केप नहीं होना है तो उसका टोटल एनर्जी शुड बी नेगेटिव। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब वो एस्केप नहीं करेगा, वो रहेगा यहीं कहीं, ठीक है। तो अब इस रिलेशन से अगर हमें v की वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा, तो उसके लिए हम इसे इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है, टू फाइंड आउट दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ वी आई। तो अब अगर इसमें से वी आई की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर ई प्लस एच। तो ये m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हमें मिलेगा वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। अब अगर हम ये एज्यूम करें कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो अर्थ के सरफेस पर ही है, लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ही थ्रो किया, तो अगर ऐसा हम एज्यूम करते हैं तो उस केस में h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से थ्रो करते हैं तो वैसे केस में वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 2gm डिवाइडेड बाई आर ई। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई उस वेलोसिटी की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी अगर आप रूट ओवर 2gm बाई आर ई प्रोवाइड करोगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है एस्केप कर जाएगा। तो कोई भी इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू रूट ओवर 2gm बाई आर ई या फिर ग्रेटर देन दिस, वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, फुर हो जाएंगे, वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर आप चाहो तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में एक रिलेशनशिप पता है विच इज स्मॉल जी जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर ई स्क्वायर। तो इस रिलेशन के हेल्प से हम ये एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसको भी हम स्मॉल जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी जो है हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उसको इस साल के सिलेबस से उस वाले पार्ट को हटा दिया गया है, ठीक है। सो आई होप विद दिस ये आइडिया क्लियर हो गया कि एस्केप वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं और कहां से हमने डिराइव किया इसे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं उसकी वैल्यू। दूसरा ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट एस्केप अगर करने वाला है तो उसका जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी पॉजिटिव, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। अब एस्केप वेलोसिटी जो है वो हर जगह सेम नहीं होगा क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो एस्केप वेलोसिटी की हमने वैल्यू निकाली दैट इज रूट ओवर 2gm डिवाइडेड बाई आर ई, ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 2g भी लिख सकते हैं, वेयर स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो सब जगह सेम तो होती नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मून की बात करें तो मून के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है,
उसी तरह से अगर हम मून के रेडियस की बात करें, वो अर्थ के रेडियस का 1/4 होता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज चूंकि अलग होती है, तो इसीलिए एस्केप वेलोसिटी जो मून पे होगा दैट विल बी इक्वल टू √2 इंटू g/6 इंटू RE/4। ठीक है, सो 2 3 6, तो ये हो जाएगा √GRE/12। अब हमें क्या पता है, √2GRE जो है ये एस्केप वेलोसिटी है ऑन अर्थ। ठीक है, तो अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √2GRE डिवाइडेड बाई 24। तो इसे हम √2GRE बाई √24 लिख सकते हैं, विच इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ बाय √24। √24 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/5 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ।